ये हमको क्वेश्चन है क्लियरली वो सॉल्व कर रहे हैं। मैं 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। ये जो रिमेनिंग इसका पार्ट था इस पेपर का, अब उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे और ये जो पेपर हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास है समर 19 पेपर 1 to क्वेश्चन 21 ऑनवर्ड। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बेटा हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो इसका मतलब वी नो दैट इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सी वेव होती है बेटा? इंफ्रारेड ट्रांसवर्स वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल इन सॉलिड्स और इन गैसेस। अच्छा ये बात आप याद रखें, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स जो हैं ये बाय नेचर ट्रांसवर्स वेव्स हैं और ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड गैसेस। ये इसकी बात आपको याद रखनी है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये कह रहे हैं कैन नॉट ट्रेवल इन सॉलिड्स और इन गैसेस। सॉलिड्स तक तो बात सही थी कि इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस की बात गलत है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई।
इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ओनली ट्रेवल इन वैक्यूम, यहाँ पर ये वर्ड आ गया ओनली, तो इसका मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम अलोंग विद गैसेस, तो ओनली का वर्ड अगर इसमें नहीं होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो ये सी भी मुझे गलत लग रहा है। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इन गैसेस, यस दिस इज करेक्ट वन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सो डी इज द आंसर। इंफ्रारेड रेडिएशंस यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड गैसेस, ये वैक्यूम और गैसेस से ये ट्रेवल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, हाउ इज लेटेंट हीट डिफाइंड, लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट वी नो दैट कि हमारे पास अगर हम सोचते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब आपको सिखाया है हमने, दैट मीन्स हिडन, तो लेटेंट का मतलब है एनर्जी required to change the state, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड के साथ रिक्वायर्ड और इमिटेड भी हो सकता है ना बेटा, रिवर्स भी तो हो सकता है। टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बेटा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है। लेटेंट हीट क्या होती है, इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, तो ये स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपके पास लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं, मेरा ख्याल है इसमें इशू नहीं होगा। अब जरा डेफिनेशन ढूंढ लेते हैं इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो ये कह रहे हैं कि हाउ इज लेटेंट हीट डिफाइंड, अब बेटा इसमें द थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय यूनिट मास ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा बेटा, ये जब भी यूनिट मास की बात आएगी, ठीक है, यूनिट मास की जब बात आती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और इमिटेड बाय यूनिट मास एट constant temperature to change the state, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये क्या कहलाएगा, दिस इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड यूनिट मास आ गया, इसने वो पूछ रहा है लेटेंट हीट नॉट स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन गलत हो गई। The thermal energy absorbed or emitted by unit mass का जिक्र यहाँ पे आ रहा है, A और B गलत हो गए। The thermal energy absorbed or emitted during a change of state without temperature change, without temperature change. The D option, the thermal energy absorbed or emitted during unit temperature change, तो unit तो होता नहीं है, टेम्परेचर का चेंज पॉसिबल ही नहीं है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, C जो है बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट, इन लो प्रेशर, हमारे पास लो प्रेशर हाइड्रोजन है, देयर आर नो फोर्सेस, इंपॉर्टेंट थिंग, नो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन विद ईच अदर, तो ये जो इनके आपस में कोलिजन हो रहे हैं, टकराने की वजह से एक दूसरे से वो फोर्स जनरेट हो रही है, अदरवाइज जो है आपके पास जो फोर्स है वो जनरेट
कोई और फोर्स नहीं लग रही, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग। तो ये हमें इन्होंने खुद क्वेश्चन में बताया है। तो अब बेटा देखते हैं, which statement describes the motion of molecule between one collision and the next। यानी एक कोलिजन और नेक्स्ट कोलिजन के बीच में ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट मॉलिक्यूल की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट मूव्स विद चेंजिंग स्पीड। जब कोई और फोर्स लगे नहीं रहा तो चेंजिंग स्पीड कैसे होगी, और कंटिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन, तो ये बात भी गलत है। इट मूव्स विद चेंजिंग स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड चेंज नहीं होगी बेटा, कोई और फोर्स लगे नहीं रही, तो ये टकराएंगे, टकराने के बाद ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी, ये तो टकरा रहे। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ये इसका आंसर बनेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे। टकराने के बाद, जैसे बेटा स्नूकर की टेबल पे बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसके बाद वो टकरा कर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं कांस्टेंट स्पीड से, ऐसे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, क्योंकि बेटा कोई और फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये 23 का डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बेटा 24 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में a gas is enclosed in container of a fixed volume। वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, और ये enclosed है कंटेनर में। the gas gains heat energy, हीट एनर्जी को उसने गेन किया from an external source। what happens to the molecules of gas, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसको वन बाय वन सोचना है। दे एक्सपेंड, यानी गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल तो एक्सपेंड करते ही नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे तो कोई फर्क नहीं आता, तो ये बात तो गलत है। दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर, दे मूव फर्दर अपार्ट, ये तो क्लोज्ड है बेटा एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, तो फर्दर अपार्ट यानी एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर इज नॉट टेकिंग प्लेस। दे वाइब्रेट विद अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट तो नहीं कर रहे, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो बी इज द आंसर बेटा। दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। तो वैसे ही आपको पता है जब आप हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पर आंसर आ गया बी। ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अब वेव्स का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन वेव का, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ वेव ऑन वाटर ट्रैवल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी बोट। ये वेव बेटा ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है, और ये आपकी स्टेशनरी बोट है। तो ये वेव अब ट्रैवल कर रही है, तो एज द वेव पासिस द बोट स्टार्ट्स टू मूव अप एंड डाउन, यानी जैसे ये डिस्टरबेंस यहाँ से ट्रैवल करती हुई जाती है तो ये जो बोट है ये अप एंड डाउन मूव होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव वेव कैरी एनर्जी, वेव एनर्जी कैरी करती है। जब वेव इस बोट को क्रॉस करेगी, तो वेव जब बोट को क्रॉस करेगी तो बोट अप एंड डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब बोट गेन्स एनर्जी फ्रॉम वेव, तभी तो बेटा मूव कर रही है। तो अदरवाइज पहले रेस्ट में थी, ऐसी रेस्ट में रहती, लेकिन जब वेव यहाँ से ट्रेवल करके जा रही है तो वेव क्या कर रही है बेटा, वेव जो है यहाँ पर इसको बोट को एनर्जी दे रही है, जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन मूव कर रही है। इसका मतलब जब वेव इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर द बोट, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझे आप, इस बात को आप यूं सोचें कि आपके पास ये जो वेव है, ये फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको यूं समझाता हूँ, ये 100 जूल्स की एनर्जी ला रही है, और जैसे ये बोट को क्रॉस करती है तो ये फर्ज करते हैं 10 जूल्स की एनर्जी बोट को दे देती है, तो रिमेनिंग एनर्जी वेव के पास कितनी होगी, 90 जूल्स की।
भाई वेव अप एंड डाउन मूव कर रही है तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, तो किसने दी है? वेव ने दी है। तो इस तरह से वेव जैसे इस बोट को क्रॉस करेगी तो वेव की एनर्जी कम हो जाएगी और बोट एनर्जी को गेन कर लेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या कहता है। ये तो मैं जस्ट आपको समझा रहा था कि जब कोई वेव स्टेशनरी पार्टिकल को क्रॉस करती है तो क्या बिहेवियर होता है एनर्जी की टर्म्स में। तो अब बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव चेंजेस एज द वेव पासिस द बोट। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी? अच्छा, वेव जब इस बोट को क्रॉस कर रही है तो एम्पलीट्यूड इसको सोचते हैं, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये याद रखें किसी भी वेव के लिए जो एनर्जी है वेव की वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। तो बेटा जैसे ही इसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी वेव की कम होगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी स्लाइटली कम हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। बाकी और जो इसके आपके पास वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आपके पास क्या है, वो चेंज नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया है। इसको आप यूं भी सोचें कि आपको हमने एक फैक्टर साउंड वेव्स में सिखाया था, दैट वाज लाउडनेस। और लाउडनेस को हमने कहा था कि ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। उस वक्त भी मैंने आपको यही कहा था कि जितना लाउडर हम बोल रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना एम्पलीट्यूड आपके पास वेव का क्या होता है, वो ज्यादा होता है। जब वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो जब जो बॉडी एनर्जी गेन करेगी तो वो गेन करने के बाद जो वेव की एनर्जी है वो रिड्यूस हुई तो एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होगा। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो रही है वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट इसका ये है कि विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को सोचते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास साउंड है और साउंड वेव की भी तीन तरह की सिचुएशंस हमने पढ़ी। इंफ्रासोनिक साउंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो थी, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था अर्थक्वेक, या इसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक को साइज्मिक वेव्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि ऑडिबल जो साउंड है जो हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। फिर तीसरी साउंड मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट वाज अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है 20,000 हर्ट्ज से। तो ये तीन तरह की साउंड्स हैं, और तीनों साउंड में एक अर्थक्वेक जो है वो साइस्मिक वेव या अर्थक्वेक वो इंफ्रासोनिक है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से अबव है, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से बिलो है, और ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है, दैट इज द साउंड वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स थी बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अगर रिकॉल करें आप, तो अगर ये आपके पास फर्स्ट करते मीडियम का पार्टिकल है, तो ये मीडियम का पार्टिकल और ये वेव की मोशन, ये वेव मोशन, और ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, दोनों क्या है बेटा? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आप ऐसी वेव को क्या कहते हैं? ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एक और वेव की टाइप थी बेटा, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, और वेव की मोशन जो है वो कितने एंगल पे बेटा? परपेंडिकुलर। मीडियम पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, ये वेव की मोशन है। तो इस तरह की वेव को आपने नाम दिया था ट्रांसवर्स वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव्स थी। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के अंदर
वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब वन बाय वन इनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। गैमा रेज आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्स रेज, आंसर क्या आ गया, अल्ट्रासाउंड। ये तीनों की तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए एग्जामिनर ने, ये सब की सब जो है ये और ये ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at a distance from converging lens that is equal to twice the focal length of the lens। अच्छा, ये twice the focal length की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक मिनट बेटा, देखता हूँ शायद कुछ। जी सही है। नहीं, ये तो आउट ऑफ फोकस है। चलें एक कोई और डायग्राम देखता हूँ। सॉरी आपको। जी, ये बेहतर है बेटा। तो ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने और शेयर की थी, ये तो खैर अभी मेक शिफ्ट काम किया है। ये आपके पास बेटा यहाँ पर लेंस की डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद करके जानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के फिर मैं इस डायग्राम पे वापस आऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, ये लेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बेटा ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। यानी कहाँ पे रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, 2f पे रखा है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f पे रखा है, और कौन सी स्टेटमेंट जो है इमेज की करेक्ट है। पहले तो हम इस सिचुएशन को जरा इस डायग्राम पे देखते हैं। ये बेटा ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में पूछी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये 2f पे रखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है उन्होंने। और अब इसको अगर आप देखें तो ये इमेज जो है, यहाँ पे इमेज बन रही है, और ये इमेज की प्रॉपर्टीज है। इट्स अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज दैट 2f इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास चार पांच बेसिक चीजें, ये हमने क्लास में पढ़ी हुई थी, वही चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इमेज कैसी है बेटा, इमेज इन्वर्टेड है, सेम साइज है। तो ये अब इसकी ऑप्शंस को देखते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है। तो इसमें ये कह रहा है इट इज इनलार्ज्ड, नहीं इनलार्ज्ड नहीं है, ये सेम साइज की है। ठीक है, इनलार्ज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो स्मॉलर होगा इमेज के साइज से, इमेज साइज ग्रेटर होगा। इट इज इन्वर्टेड, ये बात ठीक है। इट इज ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे नहीं है, अदर साइड पे इट इज वर्चुअल, ये रियल इमेज है। द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक दफा फिर इस डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है, एक मिनट मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है। जी, तो बेटा ये हमारे पास जो है, यहाँ पर अगर आप देखें
ये सिचुएशन है, इसमें ये इसने प्रोबेबिलिटीज पूछी हैं। तो ये रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज दैट 2f इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये फोटोकॉपियर की एग्जांपल थी अगर आपको याद हो। तो इसमें जो ऑप्शन हमने यहाँ पे चूज की है, ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी आई है बेटा? इन्वर्टेड। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब बेटा नेक्स्ट, द लेंस इन द डायग्राम प्रोड्यूसेस एन इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास इमेज बन रहा है, दिस इज इमेज, और ऑब्जेक्ट जो है दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब कह रहे व्हाई इज दिस नॉट द रे डायग्राम फॉर फोटोग्राफिक इनलार्जर। अब बेटा फोटोग्राफिक इनलार्जर की जरा डायग्राम को रिकॉल करें, तो ये फोटोग्राफिक इनलार्जर की डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो और जो इमेज है दोनों एक दूसरे से लेंस की अदर साइड में है। और ये इमेज अगर आप देखें तो ये इमेज आपके पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस जो है ये आ रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि वो जो डायग्राम उसने दी है वो डायग्राम ये वाली है बेटा। जब ऑब्जेक्ट विद इन वन फोकल लेंथ होता है तो इमेज आपके पास इस तरह का बनता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म ये वर्चुअल, अपराइट, मैग्नीफाइड है। तो ये इमेज कौन सा है? ये वर्चुअल है बेटा। जो फोटोग्राफिक इनलार्जर का इमेज होता है वो रियल इमेज होता है। ठीक है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें दोनों डायग्राम्स को, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो why is this not the ray diagram for a photographic enlarger? अब उसकी ऑप्शन देखते हैं। The image is magnified, the image is virtual, the lens is a converging lens, the lens is too thin. अच्छा ये है converging lens, इसने कहा why is not this not, ठीक है। तो the image is virtual image, जबकि फोटोग्राफिक इनलार्जर में कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है, जबकि इसमें ये वर्चुअल इमेज है। बाकी तो बातें सब ठीक है। फोटोग्राफिक इनलार्जर में भी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, यहाँ पर भी इमेज मैग्नीफाइड है। ये द लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, दोनों के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। द लेंस इज टू थिन, तो थिन या थिकनेस का फर्क नहीं है, सेंटर में से थिक होना चाहिए, एजिस पे थिन होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो ये बात भी इस इमेज की जो है फोटोग्राफिक इनलार्जर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों सूरतों में ये बातें सही है। तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन, ये बेटा हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर हेल्दी ह्यूमन ईयर। तो ये ऑडिबल रेंज मैंने अभी बताई है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो मीन्स 1000 हर्ट्ज। तो 20 टू 2 किलो हर्ट्ज, 20 टू 2 किलो हर्ट्ज, 20 टू 20 किलो हर्ट्ज, दिस इज करेक्ट। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, दिस वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर टाइम खत्म हो जाए तो प्लीज इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है सिचुएशन है, और इसमें अब बेटा नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज ca, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज cw, और स्पीड ऑफ साउंड इन आइस इज ci। विच रिलेशनशिप इज करेक्ट? अच्छा ये स्पीड को उसने एग्जामिन किया है, और रिलेशनशिप तो आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड उसका ऑर्डर क्या बनता है? सबसे ग्रेटर हुए वो सॉलिड्स में सबसे ग्रेटर है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड्स, और सबसे स्लो ये गैस में है।
तो हम लोग इसकी एक एवरेज आयरन की वैल्यू याद रखते हैं 5000 मीटर्स पर सेकेंड, लिक्विड में वाटर 1500 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 330 या 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड इसकी सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में। तो अब कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं इसमें सही बन रहा है। तो स्पीड इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड इन आइस, सी आई इज स्पीड इन आइस, सी ए इज एयर। तो स्पीड इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड इन वाटर, ये बात भी गलत है। स्पीड इन आइस इज ग्रेटर देन स्पीड इन वाटर, ये बात सही है। स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर, ये बात भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डी इसका सॉरी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी कह रहा हूँ मैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये अब मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिज्म का पार्ट है। तो इसमें अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि वन एंड ऑफ ईच टू बार्स इज मार्क्ड विद एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इसको मार्क किया गया। तो अगर थोड़ा सा पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज समझाता हूँ। ये आपके पास x है और ये आपके पास x का दूसरा डायग्राम है। फर्स्ट करते हैं, ये आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल इसके करीब जाता है तो अट्रैक्शन हो रही है। अब ये सेम मैग्नेट है और अब इंस्टेड नॉर्थ अब साउथ इसके करीब लेके जा रहे हैं और ये अट्रैक्शन हो रही है। तो बेटा ये दोनों सूत्रों में अट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये जो जो बार है जिसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्योंकि अगर ये मैग्नेट होता तो एक एंड पे रिपल्जन जरूर होती। मैं भी आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट करते हैं, ये एक रॉड है और ये एंड इसका वाई है, इसके करीब फर्स्ट कर लेते हैं, ये नॉर्थ पोल लाया और ये अट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद बेटा किसी वाई एंड के करीब आपने ये नॉर्थ पोल के बजाय अब साउथ पोल रखा और अब रिपल्जन हो रही है। इसका मतलब ये वाई जो है साउथ पोल है, तभी तो ये रिपल्जन कर रहे हैं, अदरवाइज तो अट्रैक्शन होती। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो वाई है ये एक मैग्नेट है। तो आपको मैग्नेटिज्म में एक सेंटेंस लिखवाया था, हमने कहा था कि रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट। रिपल्जन श्योर टेस्ट होता है किसी भी मैग्नेट को ये जज करने के लिए कि वो किसी भी मटेरियल को कि वो मैग्नेट है या नहीं है। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो मैग्नेट का कोई भी एंड इसके करीब लाया, जैसे ये हमने एंड एक्स के करीब एक दफा नॉर्थ पोल लेके गए, एक दफा साउथ पोल लेके गए तो अट्रैक्शन होगी। फिर हमने एंड वाई के करीब इस दूसरी रॉड में एंड वाई के करीब नॉर्थ पोल लेके गए, अट्रैक्शन हुई, साउथ लेके गए तो रिपल्जन हुई। तो इससे हमें पता लगा जो वाई है वो इटसेल्फ एक मैग्नेट है, तभी तो रिपल्जन हो रही है। तो यहाँ से एक सेंटेंस हमने याद करवाया था आपको, दैट रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट। जो रिपल्जन है वो आपको हमेशा कंफर्म करती है कि ये जो मटेरियल है ये मैग्नेट है या नहीं है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको समझना कदरे आसान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वन एंड ईच ऑफ टू बार्स इज मार्क्ड विद एक्स एंड वाई। ये एक एक्स एंड है, ये वाई है। तो end x of bar is brought close to north pole and then south pole, and y of the bar 2 is brought north to south pole of magnet. अब बेटा क्या हुआ, जब नॉर्थ पोल आपने करीब किया एंड x के बार 1 पे यहाँ पे, तो आपके पास क्या हुई, अट्रैक्शन हुई। साउथ पोल जब आपने एंड x के करीब प्लेस किया तो अट्रैक्शन हुई। यानी कि जो बार 1 है उसके लिए जब दोनों मैग्नेट के पोल आपने रखे तो अट्रैक्शन हो रही है। इसका मतलब बार 1 क्या होनी चाहिए, बार 1 आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है
कि ये आपके पास आयरन या स्टील इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब जरा बार 2 को देखते हैं। बार 2 जो है वो आपके पास नॉर्थ पोल पे अट्रैक्ट हो रहा है और साउथ पोल पे रिपेल हो रहा है। इसका मतलब बार 2 जो है वो आपके पास एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के लिए अब बार 2 या तो आप आयरन, स्टील, कॉपर और आयरन। अब आप सोचेंगे कि आयरन और स्टील में से क्या होगा। इसमें से बेटा स्टील होगा मैग्नेट, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट है और परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो आपके पास ऑप्शन बन रही है वो ऑप्शन आपके पास आंसर के लिए क्या बन रही है, वो ऑप्शन बन रही है बी ऑप्शन। बार 1 एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि आयरन है, और बार 2 जो है वो एक मैग्नेट है और परमानेंट मैग्नेट स्टील का बनाया जाता है जो मैग्नेटिज्म करता है, रिटेन करता है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो ये इन ऑप्शंस में से स्टील इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर मैग्नेट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। ये 32 क्वेश्चन जो है ये रिले का क्वेश्चन नजर आ रहा है, रिले नजर आ रही है मुझे। बहरहाल देखते हैं। द डायग्राम शोज अ कार, इग्निशन स्विच एंड अ स्टार्टर मोटर। एक स्टार्टर मोटर है और इग्निशन स्विच है। तो ये आपके पास मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मोटर है और ये मोटर के लिए बैटरी है, और ये मैंने ब्लूइश से मोटर का सर्किट बना दिया। अब ये कार का इग्निशन है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ रेडिश से। अब जैसे ही आप कार का इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करता है। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये मैं इसको ग्रीन से, ये पिवट वाला, ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा, इसके करीब जाएगा। जब ये बेटा यहाँ पर अट्रैक्ट होगा तो ये इस एंड पे यहाँ पर क्या करेगा, ये इस एंड पे इसको पुश करेगा और ये दोनों कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। द मोमेंट ये कनेक्ट होंगे तो बैटरी से करंट स्टार्टर मोटर को मिलेगा और स्टार्टर मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा सोचिए, देखिए आप याद करें रिले का फंक्शन क्या था, वो एक सर्किट से हम दूसरे सर्किट को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पर आपने जब कार का इग्निशन ऑन किया तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये 1 एम्पियर का करंट मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, जिसकी वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन का यहाँ पे स्ट्रिप लगा हुआ है, ये पाइवट हुआ ये अट्रैक्ट होता है इस कोर की तरफ और यहाँ से ये एंड इसको पुश करता है। तो ये एंड जब यहाँ पे पुश करता है तो ये दोनों कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और करंट जो है स्टार्टर मोटर में ऑन हो जाता है। ये इसकी टोटल वर्किंग यहाँ डायग्राम पे नजर आ रही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द इग्निशन स्विच इज इन अ सर्किट विद लॉन्ग थिन वायर्स, long and thin wires. The starter motor is in a circuit with short thick wires. Short and thick wires के साथ कनेक्ट किए हैं। तो अब देखते हैं which explanation for choices of wires। अच्छा, choices of wires से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, आपको याद है ना,